नमस्कार दोस्तों, संगम दक्ष के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड जिला सीरीज आपने देखा, देहरादून और पौड़ी जिला हम वहाँ पर जो कर रहे थे। आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया में उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन या आधुनिक जो उत्तराखंड का आप पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में उत्तराखंड में ब्रिटिश साम्राज्य के विषय में चर्चा करेंगे या ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानेंगे किस तरह से उत्तराखंड से गोरखाओं की सत्ता समाप्त होती है और यहाँ पर जो है ब्रिटिश सत्ता स्थापित होती है या अंग्रेजों का अधिकार होता है ना। सबसे पहले आप जानते हैं कि गोरखा जो है, गोरखा 1790 ईस्वी में हवालाबाग के बैटल में या हवालाबाग का जो बैटल हुआ था जिसमें चंदों का 61वां शासक जो था महेंद्र चंद को पराजित किया था गोरखाओं ने, और साथ में इसके चाचा थे लाल सिंह। ये दोनों लोग हारे थे मार्च या अप्रैल 1790 में कुमाऊं क्षेत्र में हवालाबाग के युद्ध में, और कुमाऊं में गोरखाओं की सत्ता स्थापित हो गई थी जो कि 1790 से 1815 ईस्वी तक संगोली की संधि तक रही। लगभग 25 साल गोरखाओं को आपने देखा कि कुमाऊं में रही। गोरखा पूरा यूनिट में आपको सेपरेट पढ़ा दूंगा। इसके बाद समय आगे बढ़ा तो आपने देखा कि गोरखाओं ने जो है गढ़वाल पर भी अपना अधिकार किया। 1804 को 14 मई 1804 को जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ, और खुड़बुड़ा के युद्ध में जब एक तरफ परमारों का जो शासक था प्रद्युम्न शाह, उसके साथ हरिद्वार का जो शासक है रामदयाल सिंह, ये लंडोहरा हरिद्वार का राजा था जो 12,000 सेना जो है प्रद्युम्न शाह को देता है। तो इसके उपरांत जो है युद्ध लड़ते हैं, कौन सा, खुड़बुड़ा का 14 मई 1804 को देहरादून में, जिसमें ये दोनों ही लोग पराजित हो जाते हैं तथा वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इस तरह से 14 मई 1804 को गढ़वाल क्षेत्र भी किसके अधीन हो जाता है, गोरखाओं के अधीन हो जाता है। अर्थात संपूर्ण गढ़वाल पर यदि हम बात करेंगे तो किसकी सत्ता होती है, गोरखाओं की। यहाँ से प्रश्न आपके लिए बनता है कि जब 1790 में कुमाऊं में इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करी तो नेपाल में शासक कौन था, तो नेपाल में रणबहादुर थापा नाम का शासक शासन कर रहा था। और आप जानते हैं कि यदि हम गोरखा को पढ़ेंगे तो इन्होंने कभी भी यहाँ नेपाल से कोई शासक शासन करने नहीं आया, बल्कि अपने सेनापति या सैनिकों के माध्यम से यहाँ शासन चलाया, जिनको आप सुब्बा कहते थे। तो सुब्बा जोगमल, इस तरह जोगामल कुमाऊं का पहला सुब्बा बनकर आया था। फिर समय आगे बढ़ा 1804 में जब ये खुड़बुड़ा का युद्ध लड़ रहे थे तो आपने देखा कि गिवाण युद्ध विक्रम शाह नेपाल में राजा था, शासक था। और इस समय एक बार फिर अमर सिंह थापा, अस्थिदल चौतरिया, रणजोर थापा, भक्ति थापा, ये 4 लोग आए और गढ़वाल के इन्होंने जो है पराजित किया, गढ़वाल के राजा किसको, प्रद्युम्न शाह को, 14 मई 1804 को। इसके बाद 10.5 साल गढ़वाल में भी किसके सत्ता रही, तो गोरखाओं की, जिसे गोरख्याली या गोरख्याणी के नाम से आप जानेंगे। पूरा गोरखा शासन मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब गोरखा शासन जो है समाप्ति की ओर है 1814 या 15 में, तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने गोरखाओं की सत्ता समाप्त करी और उत्तराखंड में जो है ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत हुई। 27 अप्रैल 1815 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अधिकार किया। तो आपने देखा कि 27 अप्रैल 1815 से लेकर 1947 तक 24 कमिश्नरों के माध्यम से किस प्रकार गोरखा यहाँ शासन चलाएगा, ब्रिटिशर शासन चलाएंगे, अंग्रेज शासन चलाएंगे, उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उत्तराखंड की हिस्ट्री में आधुनिक भारत, जो मॉडर्न इंडिया का जो टॉपिक आता है, आधुनिक समय का जो उत्तराखंड में टॉपिक आता है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकलते हैं। कमिश्नरों से क्वेश्चन आता है, आगे इनके द्वारा किए गए कार्यों से क्वेश्चन आता है, आगे यहाँ शुरू की गई चाय की खेती, आलू की खेती, केसर की खेती, ये सारे के सारे यहाँ से जो है जैतून की खेती है ना, इनके द्वारा किए गए प्रमुख जो भी सिंचाई के साधन या नहरें जो बनाई गई, सभी टॉपिक आपके बड़े इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया के उत्तराखंड की सीरीज से। और इसी को आज शुरू करते हैं, क्योंकि अभी जो UKSSC के जो पैटर्न है इसमें मैक्सिमम आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इस वाले पोर्शन से बनता है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से जो है गोरखाओं की सत्ता को समाप्त किया इन्होंने और ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड में शासन किया। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर इसके रीजन क्या थे, कारण क्या थे कि उत्तराखंड से गोरखाओं की सत्ता समाप्त हुई और अंग्रेजों ने यहाँ शासन शुरू किया। तो कौन कौन से प्रमुख कारण थे जिससे ये जो है अंग्रेजी शासन यहाँ स्थापित हुआ। तो पहला जो रीजन है वो आप जानते हैं कि ये जो प्रद्युम्न शाह का अल्पवयस्क पुत्र था, कौन, सुदर्शन शाह, ये बार बार अंग्रेजों से क्या करता है, अपने साम्राज्य को वसूलने, अपना साम्राज्य वापस लेने की मांग करता है। अंग्रेजों से संधि करेगा, अंग्रेजों से सहायता मांगेगा और इसी कूटनीति या इसी समय का फायदा उठाकर अंग्रेज जो है इसको सहायता स्वरूप जो है गोरखाओं की सत्ता यहाँ से समाप्त करेंगे। सेकंड जो रीजन है, आप जानते हैं कि दूसरा जो कारण है
वो अंग्रेज चाहता था कि चाइना से व्यापार हो, और उस समय आप जानते हैं कि रेशम जो है सबसे ज्यादा मात्रा में चाइना से जो जाता था वो यूरोप के देशों में जाता था। वो सिल्क रूट आज भी आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन वाले ये चाहते थे, ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि किसी तरह हमारा जो है चाइना से या तिब्बत से आधिपत्य या अधिकार हो जाए, और उसके लिए जो रास्ते जाने थे वो उत्तराखंड से होकर बढ़ना था उनको, है ना। और तीसरा, सुदर्शन शाह से सहायता मांगना। मैंने बोला कि वो वापस क्या कर रहा था, सहायता मांग रहा है किससे, गढ़वाल का राजा बनने के लिए अंग्रेजों से। और तीसरी जो रीजन है वो आप पढ़ेंगे कि अंग्रेजों की क्या थी, साम्राज्य विस्तार की नीति, अर्थात जितना हो सके भारत में उतना क्या है, साम्राज्य को बढ़ाना है। तो ये बेसिक रीजन थे जिसकी वजह से उत्तराखंड से गोरखाओं की सत्ता समाप्त हुई और उत्तराखंड में किसका साम्राज्य स्थापित हुआ, तो अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हुआ। तो चलिए जानते हैं आज की किस तरह से जो है ये ब्रिटिश शासन उत्तराखंड में शुरू होता है। शुरू करते हैं इनको। तो फर्स्ट में देखते हैं हम कि क्या हुआ। देखिए टॉपिक हमारा जो है, ये टॉपिक हमारा आज जो है ये हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, तो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन 1815 से लेकर 1947 में, इस टॉपिक पर हमारा चर्चा है। यानी कि उत्तराखंड से आधुनिक भारत का जो यूनिट है वो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिशर्स के गवर्नर है, ब्रिटिशों के द्वारा किए गए अनेक कार्य है, ये सारे के सारे हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ऐसे क्या रीजन थे कि उत्तराखंड में अंग्रेजों ने आक्रमण किया या उत्तराखंड में इन्होंने अपनी शासन सत्ता शुरू करने का जो है प्रयास किया था। मैंने अभी अभी बोला था आपको कि एक तो ये जो सुदर्शन शाह है 11-12 वर्ष का, जो ये प्रद्युम्न शाह का बेटा है, ये बार गढ़वाल का या एक बार पुनः जो है यहाँ अपना साम्राज्य वापस लेना चाहता है। तो पहला कारण उसने वही लिखा है कि सुदर्शन शाह के द्वारा अंग्रेजों से क्या करना, सहायता मांगना। अंग्रेजों से सहायता का मतलब है कि एक बार फिर गोरखाओं की सत्ता यहाँ से हटाकर एक बार फिर से क्या है, एक बार फिर से टिहरी रियासत या आप कह सकते हैं श्रीनगर के परमार राजवंश की स्थापना। तो पहला रीजन क्या था बेटा, फर्स्ट आप देखेंगे तो फर्स्ट क्या था, सुदर्शन शाह की अंग्रेजों से सहायता मांगना अपने राज्य को पुनः प्राप्ति के लिए। सेकंड था अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य विस्तार की नीति। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप ब्रिटिशर्स की बात करेंगे बेटा इंडिया में, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले 1598 में ब्रिटिश क्षेत्र से रेड ड्रैगन नाम का जहाज लेकर जॉन मिल्डन हॉल इंडिया आया था। और जॉन मिल्डन हॉल जब यहाँ से वापस ब्रिटेन जाएगा तो फिर यहाँ के मसालों के व्यापार के बारे में वहाँ बताएगा, यहाँ जो भी रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसके बारे में ब्रिटेन में वो बताएगा। और इस प्रकार से ब्रिटेन में 217 साझेदारों का पार्टनरशिप में एक कंपनी बन जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मूल उद्देश्य था ये लगभग क्या था, भारत से मसाला तथा अन्य जो कच्चा माल है, अन्य जो सामग्री है यहाँ से लेकर जाना और यूरोपीय देशों में उनका क्या करना, व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि जब 1757 में प्लासी का जो बैटल होता है, अर्थात जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, जब अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे यूरोप में, और अपने अपने दुनिया में जो भी उपनिवेश थे बेटा, उन सभी उपनिवेशों को ये क्या है, उनकी किलेबंदी कर रहे थे। तो वैसी ही किलेबंदी आप देखते हैं कि कोलकाता में हुआ। अंग्रेजों ने कासिम बाजार की किलेबंदी किया और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर का किलेबंदी किया। और फिर इस बात के लिए इनको मना करेगा कौन, सिराजुद्दौला। और फिर यहीं से शुरू हो जाएगा इनका संघर्ष। और इसी का परिणाम, हालांकि मैं मॉडर्न इंडिया में आपको बता दूं, इसी का संघर्ष परिणाम क्या था, आगे हुआ था क्या, बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी में पहली बार इंडिया में कौन है, ब्रिटिशर्स जो है विजयी रहा, लॉर्ड क्लाइव विजयी रहा और बंगाल का या कोलकाता क्षेत्र का पहला गवर्नर बनाया गया था। गवर्नर ओनली, गवर्नर जनरल नहीं, है ना। तो हम आगे बढ़े यहाँ से। फिर 22 अक्टूबर 1764 को एक बार फिर भारतीयों और ब्रिटिशर्स का संघर्ष हुआ और बैटल ऑफ बक्सर लड़ा आपने। कौन सा, बक्सर का युद्ध, जिसमें एक तरफ हेक्टर मुनरो है और दूसरी तरफ भारत का कौन था, त्रिगुट लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था, त्रिगुट जो है लड़ रहा था। यहाँ पर त्रिगुट का मतलब था दिल्ली का तत्कालीन राजा शाह आलम सेकंड, साथ में अवध का नवाब सुजाउद्दौला और वो जो अपदस्थ नवाब था मीर कासिम, जिसको 1763 में इन्होंने हरा दिया था। ये तीन लोग एक तरफ लड़ रहे थे और हेक्टर मुनरो इनके अगेंस्ट लड़ रहा था, जो ब्रिटिश सेनापति था, है ना। आगे हमने देखा कि जब ये बैटल होगा तो इसमें एक बार फिर से कौन जीता, ब्रिटिशर जीता, हेक्टर मुनरो। और फिर आपने 12 दिसंबर
फिर आपने 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि किया इनसे, और इलाहाबाद की संधि में आपने एक्सेप्ट किया कि बंगाल क्षेत्र में या भारत के कुछ जो उपनिवेश है आपके पास, वहां पर टैक्स वसूल करने का अधिकार किसको दिया? अंग्रेजों को। और यहीं से भारत में शासन शुरू हुआ, किसका? ब्रिटिशर्स का। धीरे धीरे भारत के अनेक उपनिवेशों को अपने अधीन किया इन्होंने। जैसे कि यदि आप देखेंगे इसमें तो आपने देखा कि सबसे पहले जो है 1639 के आसपास आपने जो है फ्रांस किसकी स्थापना करी? पांडिचेरी क्षेत्र की या चेन्नई क्षेत्र को जो है स्थापित करा था, किसने? अंग्रेजों ने। फिर आप जाएंगे तो 1661 या 1668 में आप देखेंगे कि मुंबई की स्थापना गेराल्ड ओंगियार के द्वारा किया जाएगा, है ना। फ्रांस ये मद्रास की स्थापना आपका फ्रांसिस डे के द्वारा 1639 में। फिर 1690 में आप चलेंगे तो कोलकाता की स्थापना जॉर्ज चार्नोक के द्वारा की जाएगी। तो इस तरह भारत के बड़े बड़े शहरों में इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करी और धीरे धीरे अपना औपनिवेशिक जो साम्राज्य है वो भारत में उसका क्या किया? विस्तार किया। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते तो हमने देखा कि 1790 वो समय है जब अंग्रेज जो है जब गोरखा उत्तराखंड पर आए और 1804 में वो 1790 में कुमाऊं, 1804 में कहां? गढ़वाल क्षेत्र में आए। तो फिर इन्हीं गोरखाओं को उत्तराखंड से हटाया और उसके बाद उत्तराखंड में सत्ता किसने किया? अंग्रेजों ने। तो वही क्या था? तीसरा वो कह रहा है कि अंग्रेजों की, दूसरा कह रहा है बेटा कि अंग्रेजों की क्या थी? साम्राज्य विस्तार की नीति, जिसके तहत उत्तराखंड पर इन्होंने शासन करना शुरू किया। और तीसरा क्या था? तिब्बत और चीन के साथ क्या है? व्यापार करना। इसमें यदि आप देखेंगे तो तिब्बत या चाइना में दुनिया में पहली बार क्या खोजा गया था? रेशम का खोज हुआ था, है ना। और रेशम जो आया था दुनिया में पहली बार वो कहां? चाइना में। और यहीं से दुनिया के देशों में क्या है? सिल्क या रेशम भेजा जाता था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का ये मानना था कि यदि हम उत्तराखंड वाले एरिया को जीतेंगे तो उससे हम सीधा के सीधा हमें तिब्बत जाने के जो रास्ते हैं वो मिल जाएंगे और हम आराम से रेशम या सिल्क का जो व्यापार है इस पर अपना एकाधिकार स्थापित करेंगे। तो जब भी हम ब्रिटिश सत्ता उत्तराखंड की शुरू करते हैं बेटा, तो पहला ये हमें समझना होता है कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड पर क्या है? अपनी सत्ता स्थापित की, साम्राज्य स्थापित किया। तो पहला ये जो प्रद्युमन शाह बेटा, उसका अल्पवयस्क पुत्र सुदर्शन शाह के द्वारा अंग्रेजों से पुनः गढ़वाल पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इनसे जो अपने राज्य की मांग करना। सेकंड आपका क्या था? अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, अर्थात भारत में अपना साम्राज्य को बढ़ाना। और तीसरा क्या था? तिब्बत व चीन से अंग्रेजों के व्यापार करने की योजना। ठीक है ना। चलिए अब इस क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर किस तरह से जो है नेपाल के साथ अंग्रेजों के जो संबंध रहे वो कैसे रहे। तो सबसे पहले हमने देखा कि लगभग समय है आपका कब का? 1767 का। कब का समय है? 1767 का। यदि बात करेंगे बेटा तो समय कब का है? 1767 का समय है। कब का समय है आपका? तो 1767 का, 1767 है ना। और इस समय हम देखेंगे कि सबसे पहले ये जो आपका नेपाल वाला क्षेत्र है, नेपाल वाला जो एरिया है, इस नेपाल में क्या थे? लगभग 24 जो है अलग अलग राज्य थे। ये नेपाल में 24 प्रांतों में बंटा हुआ था। कितने सूबों में बंटा हुआ था बेटा? 24 सूबों में। और इन 24 सूबों में सबसे शक्तिशाली जो राजा था ये कांतिपुर का शासक था। कौन था? कांतिपुर का शासक था जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। कांतिपुर, जिसका आज नाम आप क्या कहते हैं? काठमांडू। क्या कहते हैं? काठमांडू। यहाँ का जो राजा था वो कौन था? पृथ्वीपति शाह था। लगभग क्या नाम था इनका? तो यहाँ पर सत्ता चला रहा था कौन? पृथ्वीपति शाह नाम का राजा। और इसके पूर्व में यहाँ पर जो है जब ये अपने उपनिवेश बढ़ा रहा था, अपना जो साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो पूर्वी नेपाल का एक राजा होता है जिसका नाम क्या है? जयमल। क्या नाम था? जयमल। और यही राजा जयमल जो है सहायता मांगेगा पहली बार। नेपाल का पहला शासक है जो सहायता मांगेगा किससे? अंग्रेजों से। कब सहायता मांगेगा? तो 1767 के समय में। किसके विरुद्ध सहायता मांगेगा? तो ये जो राजा है पृथ्वीपति शाह या पृथ्वीपाल इसका नाम रहेगा ये वाला। तो ये धीरे धीरे नेपाल के सभी सूबों में अपनी सत्ता स्थापित करता है। इसीलिए जयमल पहली बार अंग्रेजों से सहायता मांगेगा। और जयमल की सहायता के लिए अंग्रेज भेजेंगे बेटा किसको? किलनौक को। किसको भेजा जाएगा? किलनौक को। और ये लगभग 2800 सैनिकों के साथ नेपाल पहुंच जाता है ना। और फिर हम देखेंगे कि जब ये जो है किलनौक इसकी सहायता करेंगे तो हार जाएंगे दोनों ही लोग। और लगभग जो है इनके लास्ट में कितने 80 सैनिक ही जिंदा बचते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए आता है कि बताओ नेपाल जाने वाला वो पहला शासक कौन था या ब्रिटिशर्स कौन था? तो ये लिखा हुआ इसने कि 1767 में
1767 में हम देखेंगे जिस समय पृथ्वी नारायण शाह नेपाल का क्या है राजा है, इस समय नेपाल का एकीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? एकीकरण। अर्थात ये जो 24 छोटे छोटे प्रांत है ना, इन प्रांतों को जीतने के लिए पृथ्वी नारायण शाह निरंतर प्रयास कर रहा है। और पृथ्वी नारायण शाह की बात करेंगे तो यही कहाँ का राजा था? कांतिपुर का शासक है। कहाँ का शासक है? कांतिपुर का। और संपूर्ण नेपाल पर अधिकार कर लिया था लगभग, है ना। इसी समय पूर्वी नेपाल का राजा, मैंने अभी कहा आपसे, क्या नाम था? जयप्रकाश मल था। और इस जयप्रकाश मल ने पहली बार किससे सहायता मांगा था? अंग्रेजों से सहायता मांगा था। किससे सहायता मांगा था? अंग्रेजों से। और फिर इस समय 2800 सैनिकों के साथ अंग्रेजों ने किलनौक को भेज दिया था। कहाँ? किलनौक के नेतृत्व में पहली बार नेपाल सेना भेजी थी। कहाँ भेजी थी? नेपाल। कौन सेनापति था? किलनौक। कितनी सेना थी? 2800। किसकी सहायता के लिए गई थी? जयप्रकाश मल की। किसके अगेंस्ट सहायता कर रही थी? पृथ्वी नारायण शाह का, जो कांतिपुर या काठमांडू का या नेपाल का सबसे महान शासक है इस समय। तो एक सेना नेपाल भेजी, जिनमें से केवल जब ये बैटल हुआ बेटा तो 80 सैनिक जीवित बचे। अर्थात पराजित हो गया कौन? किलनौक भी, और साथ में कौन आपका? तो जयप्रकाश मल। आगे समय बढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन बोलेगा कि किलनौक अंग्रेजों का पहला सेनापति था जो नेपाल गया तथा वहां चल रहे गृह युद्ध को सुलझाने का प्रयास किया, परंतु यह इसमें क्या रहा? असफल रहा। तो पहला बंदा कौन था जो नेपाल गया था? वो कौन है? किलनौक है। और कब गया था? तो 1767 में। थोड़ा सा इसमें डेट आपको हर किताबों में अलग मिलेगा, 1767 में, है ना। किसकी सहायता के लिए गया था? तो जयप्रकाश मल की। और ये जयप्रकाश मल कहाँ का राजा था? तो पूर्वी नेपाल का राजा था। यहां से क्वेश्चन आपका यही रहना है कि निम्न में से कौन सा सेनापति पहली बार जो है नेपाल गया था और किसकी सहायता के लिए? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में इसके बाद आगे। जब हमने देखा बेलेजली का सायक संधि, सभी बच्चे जानते हैं सायक संधि कब हुआ था? 1798 में हुआ था। कब हुआ था? 1798 में सायक संधि का प्लान लाया था किसने? लॉर्ड बेलेजली ने। सायक संधि क्या था? लॉर्ड बेलेजली, इनके द्वारा लाया गया था सायक संधि, है ना। इन्होंने भारत में अपने उपनिवेशिक साम्राज्य के विस्तार के लिए तथा ये जो विदेशी शक्तियां इस समय जैसे फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, इन सभी का भारत में जो है इनका वर्चस्व कम करने के लिए जो है सायक संधि का प्लान तैयार किया था। और इसमें इन्होंने सीधे कहा था कि जो भी राज्य सायक संधि के तहत हमारे अधीन आएगा या अंग्रेजों की सत्ता स्वीकार करेगा, उसके जितने भी विदेशी संबंध होंगे, जो विदेशी जितने भी उसके संबंध होंगे, वो सारे के सारे किसके अधीन हो जाएंगे? अंग्रेजों के अधीन। और जो उसका आंतरिक क्षेत्र है, जो उसका आंतरिक जो उसके राज्य के जो मामले हैं वो खुद वहां का शासक देखेगा, है ना। इस तरह से सबसे पहले आपने देखा कि 1798 में पहला राज्य भारत का कौन था? हैदराबाद, जिसने स्वीकार किया था हैदराबाद के निजाम ने कौन सी संधि? सायक संधि, जो लाया था कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। इसी के तहत इसने प्लान बनाया लॉर्ड वेलेस्ली ने कि क्यों ना नेपाल से बात किया जाए और नेपाल को भी कहा जाए कि यदि आप सायक संधि स्वीकार करें और इस प्रकार से सायक संधि के तहत आप अंग्रेजी साम्राज्य में किसको शामिल कर दें? नेपाल को। अर्थात आपके जितने भी विदेशी संबंध होंगे वो किसके अधीन हो जाएंगे? अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए क्वेश्चन आता है बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखो, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सा संधि शुरू किया? सायक संधि, तथा भारतीय शासकों में हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम इसको स्वीकार किया था। इसी सायक संधि के द्वारा वेलेस्ली नेपाल को क्या करना चाह रहा था? अपने अधीन करना चाह रहा था, है ना। और इसके लिए कैप्टन नॉक्स को इसने भेजा था। किसको भेजा था? कैप्टन नॉक्स को। कहां भेजा था? नेपाल। छपेगा आपके लिए प्रश्न बेटा, पूछेगा कि सायक संधि के लिए नेपाल भेजा जाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो कैप्टन नॉक्स था। 1801, 2 या 3 ईस्वी में ये कहां गया था? नेपाल। और नेपाल के राजा तथा वहां की जनता से इसने बात किया था किसके विषय में? सायक संधि के विषय में। परंतु लॉर्ड वेलेस्ली का ये प्लान क्या था? असफल रहा था, क्योंकि नेपाल के जो तत्कालीन शासक थे तथा वहां के जो लोग हैं, इन्होंने इसको क्या कर दिया? मना कर दिया। अर्थात गिवाण युद्ध विक्रम शाह के द्वारा इसको क्या है? मना कर दिया जाता है। तो दूसरा प्रश्न आता है यहाँ से कि 1802-3 में सायक संधि के लिए नेपाल किसको भेजा गया था? कैप्टन नॉक्स को, है ना। और नेपाल सरकार के समक्ष इसने कौन सा प्रस्ताव रखा? सायक संधि का। परंतु नेपाल सरकार और वहां की जनता ने इसे सीधे सीधे क्या कर दिया?
अस्वीकार कर दिया। तो सेकंड क्वेश्चन है कि बताओ वो ब्रिटिशर जो सहायक संधि के लिए गया था वो कौन था? कैप्टन नॉक्स, और इसको जो है अस्वीकार कर दिया गया। 1802-3 में अंग्रेजों ने पश्चिमी दक्षिणी भाग यमुना से लेकर काली नदी तक अपनी सत्ता क्या है? स्थापित कर दी थी। यदि आप देखेंगे यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो आपका जो है दक्षिणी का एरिया है उत्तराखंड का, यदि इसकी बात करेंगे आप, जब सहायक संधि के बाद हम देखेंगे बेटा तो धीरे धीरे अंग्रेजों की जो उपनिवेश था, जो अंग्रेजों के क्षेत्र थे, ये इस यमुना नदी से लेकर यहाँ पश्चिम में यमुना से लेकर और ये जो पूरब में आपका बनबसा से आगे टनकपुर तक काली नदी जाती है, ये लगभग ये पूरा के पूरा एरिया पर किसका अधिकार आ गया था? अंग्रेजों का। और धीरे धीरे अब जो है इन्होंने उत्तराखंड को भी अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। तो 3-4 में अंग्रेजों ने लगभग पूरा दक्षिण पश्चिम उत्तराखंड में किसकी सत्ता आ गई थी? अंग्रेजों की सत्ता आ गई थी। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे 1804 का वो सन 1803 में जब हम देखेंगे बेटा तो श्रीनगर वाले एरिया में बहुत भयंकर भूकंप आ जाता है, जिससे पूरा के पूरा गढ़वाल क्या है? त्रस्त हो जाता है। और जब ये भूकंप आता है 1803 का, तो ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि 1803 का जो भूकंप हुआ ना, इसमें लगभग गढ़वाल की कितनी % जनता मारी गई थी? इसमें लगभग गढ़वाल की जो है 75% जनता मारी गई। कितने लोग मारे गए? 75%। और जो जीवित बचे वो कौन कितने थे? तो 25% लोग। और इसी भूकंप से ग्रस्त गढ़वाल को या इसी समय का फायदा उठाकर जब गढ़वाल का राजा कौन था? प्रद्युमन शाह था। कौन था? प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह को आप जानते हैं कि प्रद्युमन शाह इसने जो है कुमाऊं में भी प्रद्युमन चंद के नाम से शासन किया था। कब? 1779 से लेकर और 1786 तक, 1686 तक 7 साल इसने जो है कुमाऊं पर भी साम्राज्य किया। और फिर 1786 में ये जो है श्रीनगर गढ़वाल का राजा बना। तो ये कब से राजा था? 1786 से लेकर 14 मई 1804 को, है ना। तो जब ये गढ़वाल का राजा होता है, इसी समय गोरखा एक बार फिर गढ़वाल पर अटैक करते हैं। पहला अटैक जो होता है बेटा वो कहाँ हो जाता है? बाड़ाहाट पर। बाड़ाहाट उत्तरकाशी का पौराणिक या ऐतिहासिक नाम। इसके बाद 1803 में दूसरा जो अटैक होता है गोरखाओं का वो कहाँ? चमुआ चंबा पर। फिर तीसरा अटैक कहाँ हो जाता है? तो श्रीनगर पर, है ना। धीरे धीरे जो है गोरखा श्रीनगर पहुंचे। और श्रीनगर का राजा कौन है? प्रद्युमन शाह 1803-4 में यहाँ से भागकर कहाँ पहुंच गया? हरिद्वार में पहुंच गया, है ना। अभी थोड़ा सा गोरखा को जानिए, उसके बाद फिर कनेक्ट करते हैं ब्रिटिशर से। फिर हरिद्वार में लंढोरा का जो राजा होता है इस समय, जिसने इसको सहायता दिया था बेटा, ये कौन था? रामदयाल सिंह था। कौन था? रामदयाल सिंह था। रामदयाल सिंह के नाम से राजा था यहाँ, जिसने सहायता किया था किसका? प्रद्युमन शाह का। कितनी सेना दी थी? 12,000 सैनिक दिए थे और खुद भी साथ दिया था। फिर देहरादून का स्थान है जिसका नाम है बेटा क्या? खुड़बुड़ा। खुड़बुड़ा मौला सभी बच्चे जानते हैं। और इस खुड़बुड़ा मौला में डेट था कब का? 14 मई 1804 का। कब का? 14 मई 1804 का। और इस दिन खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। खुड़बुड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो एक तरफ गोरखा थे, है ना। गोरखाओं की बात करेंगे तो वही अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया, और यहाँ पर आपका रणजोड़ थापा, भक्ति थापा, ये 4-5 सैनिक थे यहाँ भी। और यदि बात करेंगे गढ़वाल का राजा तो कौन था? प्रद्युमन शाह, है ना। परिणाम देखेंगे बेटा इस खुड़बुड़ा के बैटल का तो क्या रहा था? प्रद्युमन शाह मारा गया था। और फिर इसका अल्पवयस्क पुत्र था 8 या 9 साल का सुदर्शन शाह। वो अपने परिवार के साथ इस देहरादून या श्रीनगर क्षेत्र से श्रीनगर को छोड़ के कहाँ चला गया? कनखल हरिद्वार में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ कनखल हरिद्वार में रहने लगा पूरे परिवार के साथ। और इस तरह से गोरखा आ गए थे कहाँ? गढ़वाल पर भी, है ना। फिर समय आगे बढ़ा तो हम देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। जब ये घटना हो गई तो फिर हम देखेंगे इसके बाद 14 मई 1804 को कौन सा युद्ध हुआ? खुड़बुड़ा का। मैंने बेटा आपको अभी बता दिया कि क्या था खुड़बुड़ा का युद्ध। इसको देहरादून में ऐतिहासिक खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें गढ़वाल का शासक कौन मारा गया? प्रद्युमन शाह, तथा इसका अल्पवयस्क पुत्र सुदर्शन शाह अपने परिवार के साथ यहाँ से कहाँ चला गया? कनखल हरिद्वार में शरण लिया। सुदर्शन, ये जो प्रद्युमन शाह का भाई था बेटा, इसका नाम क्या है? कुंवर प्रीतम शाह। और इस कुंवर प्रीतम शाह को गोरखा कहाँ ले गए थे? कुंवर प्रीतम शाह को गोरखा कहाँ ले गए? नेपाल, है ना। कहाँ ले गए? नेपाल, जो कि 1817 में सुदर्शन शाह वापस बुलाएगा अपने चाचा को, है ना। तो आगे पढ़ेंगे 1834-35 में इसका डेथ हो जाएगा, देखेंगे इसको। तो यहाँ हम बात कर रहे थे किसकी? सुदर्शन शाह के ऊपर, है ना। अब जब सुदर्शन शाह चला गया हरिद्वार में अपने परिवार के साथ रहने लगा और पूरे उत्तराखंड में गोरखाओं की सत्ता आ गई। गोरख्याली या गोरख्याणी के नाम से बड़ा निरंकुश शासन था गोरखाओं का, है ना। तो इसके बाद 1509 में हम
देखेंगे बेटा कि ये जो 12-13 साल का बच्चा है सुदर्शन शाह, इसके मन में ये विचार आएगा कि मैं किसी तरह दोबारा जो है गढ़वाल का शासक बन जाऊं। तो इन्होंने बात करी बरेली में जाकर। बरेली पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का शहर है। यहाँ पर ये दो अधिकारियों से जाकर मिला, ऑक्टर नॉली और कैप्टन हेयरसी, और इनसे मिला तथा बताया कि किस तरह से जो है मेरे पिताजी की जो है गोरखाओं ने यहाँ पर मेरे पिताजी को हरा दिया तथा उन्हें उनका जो है हत्या कर दिया, मार दिया किसी युद्ध में, खुड़बुड़ा के युद्ध में। तो मैं एक बार पुनः जो है क्या है इस गढ़वाल की सत्ता प्राप्त करना चाहता हूँ, है ना। इसके बाद बार बार ये मांग करते गए, आगे बढ़े तो 1813 में बेटा भारत का जो गवर्नर बन के आया वो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर आया, ठीक है ना। और फिर आपने देखा कि जब ये गवर्नर जनरल बन के आया तो इसी के समय सुदर्शन शाह एक बार फिर इससे जो है सहायता मांगने के लिए इसके दरबार में जाएगा, और इस समय ये सीधा इससे शर्त रख लेगा कि यदि आप मुझे गढ़वाल की सत्ता गोरखाओं से वापस दिला देंगे तो मैं आपको 5 लाख, 7 लाख, 25 लाख, अलग अलग किताबें अलग अलग लिख दी है, वो युद्ध हर्जाना दूंगा, है ना। अब ब्रिटिशर्स बहुत एडवांस से हम लोगों से, उन्होंने जाना कि ये सबसे बढ़िया समय है उत्तराखंड पर सत्ता स्थापित करने का, अपनी कूटनीति का प्रयोग किया, और वो इस सुदर्शन शाह की इस मांग को इन्होंने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया कि हम आपको आपका साम्राज्य गोरखाओं से वापस दिलाएंगे, आप हमें जो है युद्ध हर्जाने के रूप में 25 लाख, 7 लाख या 5 लाख जो भी होगा वो आप जो है युद्ध हर्जाने के रूप में हमें क्या है देंगे, है ना। तो जैसे ये शर्त हो गई, अब देखो ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था ना बेटा, ये 1813 से 1823 लगभग 10 साल जो है कहाँ का? भारत का या बंगाल का गवर्नर रहा, 1813 से लेकर 1823 तक, है ना। इसका जो उपनाम था, इसको मायोरा के उपनाम से जानते थे पहले ही। किस नाम से? मायोरा के उपनाम से जाना जाता था। किसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है ना। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को हम क्या कहते थे? मायोरा के उपनाम से जानते थे, और इसी से सुदर्शन शाह ने गोरखाओं से जो है ये गढ़वाल का साम्राज्य वापस दिलाने की बात किया और कहा कि आपको इसके बदले युद्ध हर्जाना दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो वही लिख रहा है कि 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग जब बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया तो एक बार पुनः अंग्रेजों से यह मांग की कि यदि वे गोरखाओं से मुझे मेरा राज्य दिला देंगे तो अंग्रेजों को 25 लाख रुपए, 7 लाख रुपए या 5 लाख रुपए में क्या दूंगा? युद्ध हर्जाना। और लॉर्ड हेस्टिंग को जो है मैंने अभी बोला कि लॉर्ड मायोरा या मायोरा के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए यहां तक का ठीक था, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में यदि बात करेंगे तो अंग्रेजों के और गोरखाओं के जो संबंध है वो बड़े खराब हो जाएंगे। आप देखेंगे बेटा, इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे जो है ये जो गोरखपुर का बुटवल प्रांत था ये बोन ऑफ कंटेंशन बना या झगड़े की जड़ बना, किसके बीच? गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच, है ना। थोड़ा समझते हैं और फिर आंग्ल गोरखा युद्धों के बारे में चर्चा करते हैं। आराम से देखते रहना इसको और समझ लेना। हिस्टोरी का मतलब पूरा स्टोरी क्रिएट करना है, दिमाग में सेट करना है। तो यदि आप देखेंगे अब 1813 के समय में हम आ गए हैं। 1813 का जो समय है ये समय हम पढ़ रहे हैं बेटा उत्तराखंड में कब? 1813 और 14 का जो समय है, ठीक है। इस समय गोरखपुर का एक परगना होता था। गोरखपुर जो राप्ती नदी के तट पर है आपका उत्तर प्रदेश में, किस नदी के तट पर है? राप्ती नदी के तट पर है गोरखपुर, है ना। कौन सा एरिया था? गोरखपुर वाला क्षेत्र था। कहाँ है बेटा गोरखपुर? तो उत्तर प्रदेश में। किस नदी के तट पर है? तो राप्ती नदी के तट पर है। कौन सा परगना या प्रांत था यहाँ का? तो यहाँ का जो परगना था इसका नाम है क्या? बुटवल प्रांत। और ये बुटवल प्रांत की जो घटना है या ये बुटवल प्रांत जो है यही बेटा अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना तो इंडिया में आंग्ल गोरखा युद्धों का सबसे बड़ा जो कारण था वो गोरखपुर का ये बुटवल परगना था, है ना। बुटवल परगना गोरखपुर नेपाल के बिल्कुल पास था। तो सबसे पहले ये जो बुटवल परगना है अच्छे से समझना इस वाले कॉन्सेप्ट को, यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जो बुटवल प्रांत था ना बेटा, यहाँ 1813-14 की यदि आप बात करेंगे तो ये 22 गांवों का एक समूह था। कितने गांवों का? 22 गांवों का। और इस बुटवल परगना का जो सूबेदार था यहाँ पर, जो किसके अधीन था ये बुटवल प्रांत? पहले तो सुनिए, तो किसका था? अंग्रेजों के थे ये 22 के 22 गांव 1813-14 में। और यहाँ का अंग्रेजों ने जो सूबेदार बनाया हुआ था वो सूबेदार था कौन यहाँ पर? तो पृथ्वीपाल। कौन था बेटा? तो पृथ्वीपाल, है ना। और पृथ्वीपाल की यदि आप बात करेंगे
तो पृथ्वीपाल से पे ही ये जो 22 गांव के लोग थे इस बुटवल परगना के पूरे जो 22 गांव थे बेटा इसके, ये 22 के 22 गांव हर साल जो टैक्स या राजस्व देते थे वो इस पृथ्वीपाल को देते थे और पृथ्वीपाल उसे अंग्रेजों तक पहुंचाता था। अर्थात बुटवल प्रांत सबसे पहले किसके पास था? तो अंग्रेजों का, और यहाँ से बहुत अच्छा राजस्व प्राप्त करते थे ब्रिटिशर्स, है ना। बुटवल प्रांत की अगर बात करेंगे तो यहाँ से समय आगे बढ़ेगा, हम देखेंगे कि इसके उपरांत 1813-14 में ही अंग्रेज ये गोरखा क्या करेंगे, इस पृथ्वीपाल को नेपाल बुला लेंगे। कहाँ बुला लेंगे? नेपाल। और नेपाल आमंत्रित करके बेटा नेपाल में इसकी क्या कर देंगे? हत्या कर देंगे। किसकी? पृथ्वीपाल की, जो कि बुटवल प्रांत का अंग्रेजों का क्या था? सूबेदार था। गोरखाओं के द्वारा नेपाल बुलाकर मार दिया गया। और अब ये बुटवल प्रांत जो है इसके उपरांत इस पर किसने अधिकार कर लिया? गोरखाओं ने। किसने अधिकार कर लिया बेटा? गोरखाओं ने। अब जैसे ही अंग्रेजों को ये बात पता लगी कि बुटवल प्रांत का जो हमारा सूबेदार है पृथ्वीपाल, इसकी हत्या कर दी है किसने? गोरखाओं ने, तथा यहाँ किस अधिकार कर लिया? गोरखाओं ने। तो बेटा तो इन्होंने क्या किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने संधि स्वरूप भेजा था यहाँ किसको? मेजर जनरल ब्रैडशॉ को। किसको भेजा? मेजर जनरल ब्रैडशॉ की आप जो है जाकर गोरखाओं से क्या करिए? बात करिए। किसके विषय में? बुटवल प्रांत के विषय में, कि बुटवल प्रांत हमारा है और आप जो है बुटवल प्रांत पर जो अधिकार किया आपने, आप उसको छोड़ दीजिए। परंतु गोरखाओं ने स्पष्ट मना कर दिया 1814 में बुटवल प्रांत को छोड़ने से, और यहाँ से टैक्स वसूलते गए। इसके बाद अंग्रेजों ने गोरखाओं से युद्ध किया, और ये युद्ध हुआ बेटा आपका लगभग कब? 25 अप्रैल 1814 को। 25 अप्रैल कब? 1814 को लड़ाई हो गई। किसके लिए? बुटवल प्रांत के लिए। किसकी? गोरखाओं की और अंग्रेजों की। और ये जो बैटल था ये अंग्रेजों ने जीता, और एक बार फिर ये बुटवल प्रांत अब किसके पास आ गया बेटा? तो अंग्रेजों के पास आ गया था। किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास, है ना। इसके बाद फिर गोरखाओं को ये बात पता चलेगी, तो गोरखा एक बार फिर बुटवल प्रांत को जीतने के लिए ये जो अमर सिंह थापा है बेटा, अमर सिंह थापा सबसे महान सेनापति है गोरखाओं का, है ना। अमर सिंह थापा अपने सेनापति मनराज को भेजेगा, और ये मनराज एक बार फिर दिन होता है 29 मई का, 29 मई 1814 का, और एक बार फिर अंग्रेजों से किसको छीन लेता है? बुटवल प्रांत को। और दोबारा बुटवल प्रांत किसका हो गया? गोरखाओं का, है ना। जितना भी यदि आप इतिहास पढ़ेंगे ना आंग्ल गोरखा का, तो सबसे बड़ा रीजन ये बुटवल प्रांत था, जो 22 गांवों का एक क्या था? समूह था। और सबसे पहले किसके अधीन था? तो अंग्रेजों के, जिन्होंने यहाँ का सूबेदार किसको बनाया हुआ था? तो यहाँ का सूबेदार पृथ्वीपाल था। पृथ्वीपाल को धोखे से 1814 में गोरखा नेपाल बुलाएगा, और फिर हत्या कर देंगे किसकी? पृथ्वीपाल की, है ना। पृथ्वीपाल की हत्या करेंगे, और ये जो बुटवल प्रांत के 22 गांव हैं ये कौन ले लेगा? गोरखा। जैसे ही अंग्रेजों को ये बात पता चलेगी, अंग्रेज एक बार फिर गोरखाओं से बात करेंगे कि बुटवल प्रांत पर जो अधिकार किया आपने वो छोड़ दें। संधि स्वरूप मेजर जनरल ब्रैडशॉ को भेजा जाएगा, लेकिन ब्रैडशॉ कि गोरखा एक नहीं मानते। इसके बाद अंग्रेज अटैक कर देगा 25 अप्रैल 1814 को, और फिर बुटवल प्रांत किसने ले लिया? गोरखाओं ने। फिर समय आगे बढ़ा, ये बात फिर अंग्रेजों ने ले लिया 25 अप्रैल 1814 को। फिर गोरखाओं को ये बात पता चल गई, तो अमर सिंह थापा ने एक बार फिर इस बुटवल प्रांत के 22 गांवों को जीतने के लिए भेजा अपने सबसे योग्य सेनापति किसको? मनराज को। और मनराज ने 29 मई 1814 को एक बार फिर बुटवल प्रांत दिला दिया किसको? गोरखाओं को। तो इस प्रकार से ये जो बुटवल प्रांत का जो टॉपिक रहा, ये जो बुटवल प्रांत का जो एरिया रहा, ये विवादित एरिया रहा, और यहीं से आंग्ल गोरखा युद्धों की फाइनली शुरुआत हुई। अब इसके बाद अंग्रेजों ने स्पष्ट ये ठान लिया कि हम जब तक उत्तराखंड या भारत के सभी क्षेत्रों से गोरखाओं को नहीं खदेड़ेंगे, तब तक जो है इनके साथ बैटल करेंगे। आंग्ल गोरखा युद्धों की शुरुआत हो गई, है ना। तो किसके समय हुई? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। रीजन क्या था? बुटवल प्रांत की घटना। अभी तक का यदि हम देखें तो सबसे पहले 1767 में किल्लनौर को पहला सेनापति था जो नेपाल गया था। फिर 1801-2 में ये जो आपका कैप्टन नॉक्स था वो दूसरा बंदा था जो सहायक संधि का प्रस्ताव लेकर गोरखाओं के पास गया था और स्वीकार किया था। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1804 में खुड़बुड़ा की लड़ाई, 14 मई 1804 को गढ़वाल पर गोरखाओं की सत्ता। फिर आगे बढ़ेंगे 1809 को ये जो अल्प वयस्क सुदर्शन शाह है ये अंग्रेजों से मिलने बरेली में जाएंगे। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स आएंगे, तो जिनको आप मायूरा के उपनाम से जानेंगे बेटा। आगे लाल मंडी का किला जब अंग्रेज जीतेंगे तो उसी को फोर्ट मायूरा इन्हीं के नाम पर कहा जाता है।
तो 1813 में फिर बुटवल प्रांत का ये जो घटना है, यहीं से और ज्यादा संबंध खराब हुए अंग्रेजों और किसके, गोरखाओं के, और आगे पूरा के पूरा जो आंग्ल गोरखा युद्ध है उसकी रूपरेखा तैयार हुआ है ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ से बुटवल प्रांत का जो टॉपिक है इसको समाप्त करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो आंग्ल गोरखा युद्ध है ये कब शुरू हुआ। तो सीधा प्रश्न छपेगा आपके लिए कि आंग्ल गोरखा युद्धों की शुरुआत कब हुई बेटा, तो 1814 में हुई। कब हुई, 1814 में। और आंग्ल गोरखा युद्धों के तहत अंग्रेजों ने अब भारत से क्या किया, जितने एरिया पर गोरखाओं की सत्ता उन सभी जगहों से इनको खदेड़ने का प्लान किया। यदि हम आप देखेंगे बेटा तो इसमें आगे हम मैप भी हालांकि आपके लिए दिया गया है, हम देखेंगे कि ये जो उत्तरी भाग थे भारत के, जो नेपाल से कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर अनेक स्थानों पर इन्होंने क्या है अपनी सत्ता को स्थापित किया हुआ था, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार वाले क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में अब अंग्रेज क्या करेंगे, एक नीति बनाएंगे अपनी और अलग अलग जगहों से नेपाल पर अटैक करने का प्लान बनाएंगे। कहाँ से, अलग अलग स्थानों से। पहला बिहार वाले क्षेत्र से, फिर बुटवल प्रांत वाले एरिया से, फिर उत्तराखंड वाले एरिया से, और फिर आपका हिमाचल वाले एरिया से गोरखाओं को खदेड़कर इन 4 स्थानों से किसको घेरेंगे बेटा, तो नेपाल को। और यही जो है आंग्ल गोरखा युद्ध था। क्या थे, आंग्ल गोरखा युद्ध। अब इसमें सबसे पहले इन्होंने प्लान किया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिहार क्षेत्र से एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति किया कि जो बिहार होते हुए नेपाल की ओर बढ़ेगा वो मेजर जनरल मार्ले था। कौन था बेटा, मेजर जनरल मार्ले को नियुक्त किया कि आप बिहार होते हुए आगे बढ़ेंगे और नेपाल पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और बिहार के सभी एरिया इनसे रिलीज करवाएंगे। यदि आप गोरखपुर का बुटवल प्रांत देखें, ये सेकंड क्या था, गोरखपुर वाले एरिया से, क्योंकि बुटवल प्रांत अब लास्ट टाइम 29 मई 1814 को अमर सिंह थापा के पास था, गोरखाओं के पास था, ये भी जीतना था अंग्रेजों को। तो बुटवल प्रांत से पहले भेजा गया मेजर जनरल वुड को बेटा, वुड हार गया तो फिर दूसरा सेनापति इन्होंने यहाँ से नियुक्त किया था, किसको, ब्रैडशॉ को। तो गोरखपुर वाले बुटवल वाले क्षेत्र से ये 2 अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए गए। ये देहरादून में आपका नाला पानी के पास खलंगा का किला था बेटा, और गढ़वाल में जो सत्ता चलाते तो गोरखा इसी खलंगा के किले से मैक्सिमम चलाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ जो अधिकारी नियुक्त किए थे, यहाँ जो सेनापति नियुक्त किए थे वो था कौन, कर्नल जिलेस्पी। पहला कौन था बेटा, कर्नल जिलेस्पी। और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो इसके 2 सहायक बनाए थे इन्होंने, मावी, और दूसरा बनाया था किसको, कारपेंटर को। ये 3 लोग इन्होंने नियुक्त किए थे। कहां से, देहरादून वाले एरिया से। कहां से नियुक्त किए थे, देहरादून वाले एरिया से, कि आप देहरादून में खलंगा के किले पर आक्रमण करेंगे, अटैक करेंगे, और यहाँ जो शासक था, सेनापति या सूबा था, वो बलभद्र थापा या बलभद्र शाह था, उसको पराजित करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो अगली जो बात करेंगे, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो आपका हिमाचल प्रदेश का नाहन वाला एरिया। कहाँ का एरिया, नाहन वाला एरिया। और नाहन वाले की अगर आप बात करेंगे बेटा, तो यहाँ जो गोरखा सेनापति या गोरखा सूबा था वो अमर सिंह थापा था, जो अभी भी आगे हिमाचल को जीतने में लगा हुआ था। उसके कांगड़ा क्षेत्र को जीतना, वहाँ के सिरमौर के क्षेत्रों को जीतना, वहाँ के हिंदूर के किले वगैरह, ये सब किसके अधीन थे, अमर सिंह थापा के। और इस क्षेत्र में जो नियुक्ति किया गया था वो था कौन, मेजर जनरल ऑक्टर नॉली। तो इस तरह से चारों ओर से जो है घेरना था किसको, गोरखाओं को। और यही जो है आंग्ल गोरखा युद्ध माने जाते हैं। अर्थात इन सभी क्षेत्रों से अलग अलग प्लान करके किसने अटैक करना था, अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने, ठीक है ना। और यहीं से आंग्ल गोरखा युद्धों का क्या है, शुरुआत माना जाता है। अब बिहार क्षेत्र में हम पढ़ेंगे बेटा कि जब बिहार में मेजर जनरल मार्ले गया बिहार से, तो ये बिहार में हार गया गोरखाओं से, और इसका चैप्टर यहीं पर क्लोज हो गया, बिहार वाले एरिया का। फिर आप आए बुटवल प्रांत में, जब अंग्रेजों के साथ हमने लड़ाई किया, गोरखाओं के साथ बुटवल प्रांत वाले एरिया में, तो सबसे पहले मेजर जनरल वुड था जो हार गया था, और ब्रैडशॉ ने फिर दोबारा जो है बुटवल प्रांत जीता, और एक बार फिर किसकी सत्ता का स्थापित करवाई, अंग्रेजों की। और ये अंतिम समय था, इसके बाद ये अंग्रेजों के ही पास रहा। फिर आया आप देहरादून वाले क्षेत्र में, खलंगा वाला जो क्षेत्र है ना, सहस्त्रधारा रोड के आसपास वाला, नाला पानी घाट जो नदी आता है उसके बॉटम पर, यहाँ पर जो राजा था वो कौन था, या सैनिक था वो कौन था, बलभद्र थापा या बलभद्र शाह। और इसको जीतने के लिए कर्नल जिलेस्पी, अंग्रेज सेनापति कर्नल मावी और कारपेंटर। और बाद में हम इसमें भी देखेंगे कि 30 नवंबर 1814 को फाइनली जो है
अंग्रेज खलंगा के किले को जीतने में लगभग 1 महीना 15 या 20 दिनों के बाद सफल रहे। पढ़ेंगे इसके बारे में। और मेजर जनरल ऑक्टर नौली किस तरह से नाहन राज्य पर अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, किस तरह से अमर सिंह थापा को जो कूटनीति का प्रयोग करके हराएंगे यहाँ पर, उस सभी को भी जानेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब इन पर आगे देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर था। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद क्या बुटवल प्रांत का जो घटना हुआ था, बुटवल प्रांत गोरखपुर का जो घटना हुआ था बेटा, यहाँ पर बात किया था कि ये बुटवल प्रांत गोरखपुर की जो घटना थी वो क्या थी। तो हमने जाना था कि बुटवल प्रांत गोरखपुर जो है ये एक विवादित क्षेत्र था, किस विवादित एरिया था 22 गांवों का, किसके बीच, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच। अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि गोरखपुर के बुटवल प्रांत के अंतर्गत कितने गांव आते थे, 22 गांव आते थे। कितने गांव आते थे बेटा, तो 22 गांव आते थे। कितने गांव थे, तो 22 गांव आते थे यहाँ पर, है ना। और 22 गांवों की यदि आप बात करेंगे, ये 22 गांव जो थे यहाँ के, इनका प्रशासक कौन था, पृथ्वीपाल। इन 22 गांवों से जो टैक्स वसूल करके देता था वो कौन था, पृथ्वीपाल। और है ना, इस अंग्रेजों के लिए राजस्व एकत्रित करता था। इसे गोरखा शासकों ने नेपाल बुलाया और उसकी हत्या कर दी, जैसा मैंने आपको समझा दिया। बुटवल प्रांत के इन 22 गांवों से राजस्व वसूल करने का अधिकार अंग्रेजों को था, लेकिन बुटवल अब किसके पास आ गया, गोरखाओं के पास। उन्होंने अपने अधीन कर लिया। जैसे ही अंग्रेजों को ये बात पता लगी, मैंने आपको बोला बेटा कि इन्होंने मेजर ब्रेडशाह को जो है समझौता या संधि हेतु किसके पास भेज दिया, गोरखाओं के पास, जिसको स्पष्ट रूप से गोरखा क्या कर देता है, मना कर देता है ना। इसके बाद 25 अप्रैल 1814 को, इसी कारण से अंग्रेजों को बेटा 25 अप्रैल 1814 को यदि बात करेंगे आप, 25 अप्रैल 1814 को, तो बुटवल प्रांत पर आक्रमण करना पड़ा और फिर इन्होंने गोरखाओं को क्या है, पराजित किया। और एक बार फिर बुटवल प्रांत किसका हो गया, गोरखाओं, अंग्रेजों का। अब आगे बढ़े तो 29 मई 1814 को फिर बुटवल प्रांत पर अधिकार करने के लिए अमर सिंह थापा ने, मैंने अभी आपको बताया किसको भेजा, अपने सैनिक मनराज को भेजा। और एक बार फिर बुटवल प्रांत किसका हो गया, गोरखाओं का। तो बड़ा विवादित क्षेत्र है, यही मेन रीजन है इनके बीच जो है, जो बैटल या युद्ध हुए थे। युद्ध के अतिरिक्त अब कोई चारा न था अंग्रेजों के पास, क्योंकि बार बार गोरखा जो इस बुटवल प्रांत की सत्ता या बुटवल प्रांत को अपने पास जो है जीत रहा था इसको बार बार। अब आगे बढ़े आप यहाँ से, तो अब उत्तराखंड पर आंग्ल गोरखा युद्धों की शुरुआत हो गई है ना। यहीं से आगे चलते बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। आंग्ल गोरखा जो युद्ध हुए, मैंने अभी आपको बोला, तो अंग्रेजों ने प्लान किया, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्लान किया कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, अभी मैंने आपको बताया था, हम अपने सैनिक भेजेंगे, जिसमें बिहार क्षेत्र से भेजा गया था बेटा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था किसने, जनरल मार्ले ने। कौन गया था, जनरल मार्ले, बिहार वाले एरिया से। और जनरल मार्ले बेटा यहीं पर हार गया था, पराजित हो गया था, किससे, गोरखाओं से। तो ये युद्ध अभियान यहीं पर समाप्त हो गया। किससे पराजित हो गया था, गोरखाओं से। बिहार क्षेत्र से जाने वाला जनरल मार्ले, ये अभियान खत्म हो गया। इसके बाद देखो बुटवल प्रांत, मैंने आपको बोला ये गोरखपुर का बुटवल परगना है, 22 गांवों का ये एरिया था। और इस बुटवल प्रांत में यदि आप देखेंगे तो यहाँ से अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था ये था कौन, पहला था मेजर जनरल वुड और दूसरा था मेजर जनरल ब्रैडशॉ। सबसे पहले मेजर जनरल वुड ने यहाँ अटैक किया और मेजर जनरल वुड जो है हार गया था इस बुटवल प्रांत में मनराज से या गोरखा सेनापतियों से। फिर दूसरा यहाँ किसको भेजा गया, मेजर जनरल ब्रैडशॉ को। और इस प्रकार से ब्रैडशॉ ने 1814 में इस गोरखपुर के बुटवल परगने को भी जीत लिया, अर्थात यहाँ से भी गोरखाओं की सत्ता क्या है, समाप्त कर दी। इसके बाद दून घाटी में ये जो खलंगा का किला था हमारा देहरादून में सहस्त्रधारा के आसपास, इस खलंगा के किले पर अंग्रेजी सेना ने किसको नियुक्त किया, कर्नल जिलेस्पी। कर्नल जिलेस्पी बेटा 31 अक्टूबर 1814 को अंग्रेज गोरखाओं से लड़ते हुए मारा जाएगा। इसके बाद 1 महीने तक आगे जो नेतृत्व किया कारपेंटर और कर्नल मावी ने, और फिर अंतिम रूप से इन्होंने बलभद्र थापा को पराजित किया बेटा। कितने तारीख को, 30 नवंबर को, अभी पढ़ेंगे इसको। 30 नवंबर 1814 को खलंगा का युद्ध हुआ, जिसमें कौन हार गया, गोरखा। और इस तरह से खलंगा या देहरादून एरिया या गढ़वाल पर भी किसकी सत्ता आ गई, तो अंग्रेजों की। इसी तरह से हिमाचल का जो नाहन वाला एरिया है, इसका जो है कालसी में कैपिटल हुआ करता था 1611 तक, है ना। इसके बाद जो अलग अलग एरिया में इनका कैपिटल गया। तो नाहन में जो था अभी वो कौन था, अमर सिंह थापा था। अमर सिंह थापा धीरे धीरे हिमाचल के जो ये एरिया थे इनको विजिट करता जा रहा था। और
फिर इसी क्रम में हमने देखा कि इस नाहन को जीतने का जो नेतृत्व दिया गया वो किसको दिया गया, जनरल आक्टर लोनी। किसको दिया गया, जनरल आक्टर लोनी। अमर सिंह थापा गोरखाओं का सबसे महान योद्धा या सबसे महान सैनिक है। आक्टर लोनी कई बार अटैक करता है परंतु पराजित हो जाता है। इसके बाद कूटनीति का प्रयोग करते हुए अंतिम समय में ये किसको, नाहन को या हिमाचल वाले एरिया को भी किससे जीत लेते हैं, अमर सिंह थापा से। तो यही आंग्ल गोरखा युद्ध था, यही गोरखाओं को घेरने का रणनीति था किसका, अंग्रेजों का। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखो इसी में हम बात करते हैं किसका, खलंगा के युद्ध का। कौन सा युद्ध है, खलंगा का युद्ध। कब हुआ ये, 30 नवंबर 1814 को, है ना। खलंगा के विषय में पढ़ते हैं बेटा कि अंग्रेजों ने जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में देहरादून वाले क्षेत्र पर गोरखाओं पर आक्रमण करने के लिए लगभग 15 से 20 हजार सेना भेजी, जिसने देहरादून वाले क्षेत्र में गोरखाओं के खलंगा के किले पर आक्रमण किया। और बलभद्र शाह देहरादून में गोरखा सेना का इस समय क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, जो नालापानी या नालागढ़ी वाले क्षेत्र में जो है अंग्रेजों और इनके बीच ये संघर्ष हो रहे थे। कर्नल जिलेस्पी के नेतृत्व में अंग्रेज ने खलंगा पर 3 अटैक किए। ये जो खलंगा का किला था बेटा, इस किले पर कर्नल जिलेस्पी जो यहाँ के लिए नियुक्त किया गया था, इसने 3 अटैक किए लगातार। पहला जो इसने आक्रमण किया था ये 25 अक्टूबर 1814 को था, है ना। अटैक किया, वापस आ गया, कोई भी परिणाम नहीं रहा। फिर अगले तारीख 26 अक्टूबर 1814 को एक बार खलंगा के किले पर अटैक किया, वापस आ गया, कोई भी परिणाम नहीं। फिर तीसरा जो आक्रमण किया बेटा वो 31 अक्टूबर 1814 को, और इसी आक्रमण के दौरान कौन मारा गया था, तो कर्नल जिलेस्पी जो है गोरखाओं के द्वारा बेटा मारा गया। कौन मारा गया, कर्नल जिलेस्पी, है ना। और कर्नल जिलेस्पी की जो समाधि है, कर्नल जिलेस्पी की समाधि सहस्त्रधारा रोड के पास नालापानी में ही बनी हुई है ना। इसके बाद आगे गए तो अब जो सेना जिलेस्पी मारा गया बेटा, इसकी समाधि हमने बना दी। कहाँ बनी हुई है, सहस्त्रधारा के आसपास, ये जो आपका नालापानी में बनी हुई है ना, सहस्त्रधारा रोड के पास। आगे गए तो इसकी समाधि ये लिखा है मैंने, खलंगा पार्क में ही बनी है। इसके उपरांत अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, कर्नल मावी तथा कारपेंटर। मैंने बेटा अभी आपको समझाया था कि जब इसका मृत्यु हो गया 31 अक्टूबर 1814 को, तो शायद जो सैनिक थे मावी और कारपेंटर वो आगे जो है युद्ध का नेतृत्व करेंगे। और ये लगभग 1 माह तक लगातार खलंगा के किले पर आक्रमण करते हैं, लेकिन कोई भी परिणाम इनको नहीं मिलता है ना। अब हम देखेंगे कि आगे जब बढ़े तो बाद में इन्होंने क्या किया, ये जो खलंगा का किला था ना बेटा, इसके चारों ओर जो पानी की लाइनें आ रही थी, ये पानी जो आ रहा था गोरखाओं को, जब गोरखा खलंगा के किले के गेट नहीं खोल रहा था, तो अंग्रेजों ने ये जो चारों ओर से पानी या जल सप्लाई होता था, ये सारी की सारी लाइनें क्या है, काट दिया था। और इसकी वजह से इन गोरखाओं को खलंगा के किले से उसके द्वार खोलने पड़े थे। और फिर बेटा अंतिम समय में 30 नवंबर 1814 को पराजित हुए अंग्रेजों से कौन, खलंगा के किले पर गोरखा अंतिम रूप से जो है अधिकार हो गया खलंगा के किले पर किसका, अंग्रेजों का। और इस तरह जो है गोरखा सत्ता चली गई कहां से, गढ़वाल वाले क्षेत्र से। तो खलंगा का बैटल जब भी पूछेगा ये हुआ था आपका फाइनल, अगर बात करेगा तो 30 नवंबर 1814 को। और कूटनीति से खलंगा के किले की वाटर सप्लाई को रोक के, पानी को रोक के, फिर जो है इसके गेट खुलवाए गए थे। और इस दिन जो है खलंगा के किले पर अधिकार किया था किसने, अंग्रेजों ने, कर्नल मावी और कारपेंटर के नेतृत्व में। और इस तरह से गढ़वाल से गोरखा जो है खलंगा के किले से इनकी सत्ता समाप्त हो गई। अब खलंगा के किले में जो गोरखा सेनापति था बेटा, ये बलभद्र शाह या बलभद्र थापा था। और खलंगा गढ़ी के इसकी जो समाधि है वो ये आपकी खलंगा गढ़ी। जब आप देहरादून के रायपुर या राजपुर वाले एरिया से टॉप में जाएंगे ऊपर, तो खलंगा गढ़ी में मेला भी लगता है बेटा, यहाँ तिब्बती या बौद्ध धर्म के लोगों का, वहां समाधि बनी है किसकी, बलभद्र थापा की। अब कई सारे लोग यहाँ पर लिखते हैं, कई सारे इतिहासकार लिखते हैं कि ये जो बलभद्र थापा था ये खलंगा के युद्ध में ही 30 नवंबर 1814 को मारा गया। जबकि कुछ लोग या मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि जब ये बैटल हुआ इस दिन यहाँ से फरार हो गया कौन, बलभद्र थापा। और आगे जो सिख राजा जो थे रणजीत सिंह सिखों का सबसे महान राजा, जो कोहिनूर हीरा अफगान राजा शाह शुजा से वापस लाए थे, उनसे जो है क्या है
वो जो है उसकी सेना में शामिल हो गया था बलभद्र थापा, और बाद में जो है अफगानों से लड़ते हुए मारा गया। कौन? बलभद्र थापा। लेकिन उत्तराखंड के साइंस में प्रश्न आपका यही रहेगा कि ये जो खलंगा का बैटल है फाइनली 30 नवंबर 1814 को लिखा जाता है। हालांकि ये 40-45 दिनों के बैटल जो चल रहे थे, 15 से 20 हजार सेनापति यहाँ पर अंग्रेजों के थे और 600 से 800 गोरखा थे जो खुगरी से अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तब भी इतने दिनों के उपरांत क्या है, ये बैटल समाप्त हुआ था, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते यहाँ से, तो खलंगा पर किसका अधिकार हो गया? गोरखाओं का। गढ़वाल पर किसका अधिकार हो गया? गोरखाओं का। अब बात करते हैं अंग्रेजों की, हिमाचल या नाहन विजय की, जो कि कब हुई थी? 15 मई 1815 को। कब हुई थी फाइनली ये संधि? तो 15 मई 1815 को। किसके बीच हुआ बेटा? तो मेजर जनरल ऑक्टरनोली और साथ में कौन था? ये जो सुब्बा था यहाँ पर सेनापति था, ये कौन था? अमर सिंह थापा था। इनके बीच हुआ था क्या आपका? तो ये जो नाहन का संधि या विजय है ना। मैंने आपको अभी अभी बोला था कि ऑक्टरनोली सतलज और यमुना नदियों के मध्य वाले नाहन क्षेत्र पर आक्रमण किया, और इस समय यहाँ गोरखा सूबा कौन था? तो अमर सिंह थापा, जो इस समय हिमाचल के सिरमौर अभियान पर व्यस्त था। सिरमौर को जीत रहा था, कांगड़ा को जीत रहा था, और इसी अभियान में व्यस्त था कौन? अमर सिंह थापा, जो सबसे महान सूबा है उत्तराखंड पर गोरखाओं का। हस्तिदल चौतरिया सेकंड स्थान पर आते हैं ना। इसके बाद आप आगे बढ़े तो आपने देखा कि 1814 में नाहन पर आक्रमण के प्रारंभ में ऑक्टरनोली को क्या है? पीछे हटना पड़ा, परंतु कूटनीति का प्रयोग करके इसने अंत में अमर सिंह थापा के हिंदूर के दुर्ग तथा रामगढ़ के दुर्ग को क्या है? जीत लिया था, है ना। धीरे धीरे इन किलों पर, इस नाहन वाले एरिया पर अधिकार करता गया बेटा कौन? अमर सिंह थापा। आगे बढ़े हम यहाँ से, तो इसके उपरांत 15 मई 1815 को इसने संधि के लिए जो है मजबूर कर दिया। किसको? अमर सिंह थापा को। तो संधि किसके बीच हुई? युद्ध किसके बीच हुआ? अमर सिंह थापा और ऑक्टरनोली के बीच, और नाहन की संधि हुई, जिसके उपरांत हिमाचल पर भी किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। इस तरह से भारत विजय का जो इनका प्लान था, आंग्ल गोरखा युद्धों का जो हमारा सीरीज था, इसमें सब फाइनली विजय मिला किसको? अंग्रेजों को। अब इनके पास दूसरा जो एरिया था वो आपका कुमाऊं वाला जो क्षेत्र बेटा, उसको जीतना था, उसको गोरखाओं से किसी तरह जो है वहां से गोरखाओं को खदेड़ना था। तो सेकंड, इसके बाद सेकंड हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्या? गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं विजय के लिए क्या प्लान किया गया? अंग्रेजों के द्वारा, सॉरी बेटा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं कुमाऊं पर किस तरह से इन्होंने अपना प्लान किया। अंग्रेजों को कुमाऊं क्षेत्र पर ये जो अधिकार किया इन्होंने। हालांकि अब इनका जो प्लान था आगे वो क्या था? कुमाऊं के जो भी एरिया गोरखाओं के पास थे वो इन्होंने रिलीज करवाने थे, क्योंकि बिहार वाला एरिया लगभग ये जीत चुके थे, बुटवल प्रांत वाला एरिया अभी आंग्ल गोरखा में जीत चुके थे, देहरादून का खलंगा वाला एरिया आंग्ल गोरखा में जीत चुके थे बैटल में, और आपका हिमाचल के नाहन में भी इन्होंने अमर सिंह थापा से संधि कर लिया, अर्थात अंग्रेजों के अधीन करवा दिया था। अगला जो एरिया बचा हुआ था जहां गोरखा अभी भी शासन कर रहा था वो कुमाऊं वाला क्षेत्र था, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा 1814-15 ईस्वी में कुमाऊं में गोरखा सूबा या सेनापति कौन था? चौतरिया बमसा। क्वेश्चन आता है कि अंतिम सूबा भी कुमाऊं का कौन था? तो चौतरिया बमसा ही था, है ना। अगर गढ़वाल का पूछेगा बेटा तो अमर सिंह थापा गढ़वाल का अंतिम सूबा बनता है, ठीक है ना। कुमाऊं का पहला पूछेगा तो सूबा जोगामल है, जिसने 1791 में गोरखाओं के समय में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था। गोरखाओं के समय में उत्तराखंड में 3 भूमि बंदोबस्त होते हैं, 1791 में कुमाऊं में, 1807 में कुमाऊं में और 1811 में गढ़वाल में, है ना। 3 बंदोबस्त करवाए जाते हैं। 1807 में कुमाऊं में चौतरिया बमसा है और 1811 में गोरखा केवल 1 बंदोबस्त करवाता है गढ़वाल वाले एरिया में, जिसमें हम देखेंगे कि काजी बहादुर शाह जो है यहाँ पर क्या था? सूबा था, तो वो उसने करवाए थे बंदोबस्त। चलो बात करेंगे बंदोबस्त वाले टॉपिक पर। तो ये कुमाऊं का अंतिम सूबा था बेटा, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों से 1814 में ये जो आंग्ल गोरखा युद्ध हुए थे, इसमें अपार क्षति हुआ था किसको? ब्रिटिशर्स को, है ना। आप जानते हैं कि जब भी कोई बैटल लड़े जाते हैं, कोई भी युद्ध लड़े जाते हैं आधुनिक समय में भी, तो युद्ध का किसी को भी क्या है? बेनिफिट नहीं होता, वहां लॉस ही होता है। तो बहुत थक चुका था अंग्रेज, और इन्होंने 1814 में बड़ा आग्रह किया गोरखाओं से कि आप कुमाऊं वाले एरिया को छोड़कर चले जाएं, संधि स्वरूप आपका जो भी हर्जाना होगा हम आपको पे करेंगे। परंतु गोरखाओं ने अस्वीकार कर दिया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा ये जो संधि का प्रस्ताव रखा गया था। तो वही हम बात करें कि गोरखाओं के साथ किए गए अनेक युद्धों में काफी नुकसान हुआ अंग्रेजों को, और इसी कारण आगे ये युद्ध नहीं चाहते थे कुमाऊं क्षेत्र में कि कुमाऊं को युद्ध के द्वारा जीता जाए। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एडवर्ड गार्डनर को गोरखाओं से शांति वार्ता के लिए क्या किया था? नियुक्त किया था।
परंतु इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया था इस शांति वार्ता को। अब देखिए इसके बाद अंग्रेजों के पास और कोई भी जो है कोई भी हल नहीं था, कुमाऊं को जीतने का कोई भी प्लान ऐसा नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, एक बार फिर अंग्रेजों ने जो है कुमाऊं पर अधिकार करने का निश्चय किया तथा एक बार फिर गोरखाओं से बैटल करने का प्लान किया, जिसमें 2 सेनापति नियुक्त किए इसने, कर्नल गार्डनर और कौन था, कप्तान हेयरसी। कर्नल गार्डनर बेटा ये गोरखाओं का क्या है, सैनिक है, इसको ध्यान रखना। कर्नल गार्डनर अलग है और एडवर्ड गार्डनर अलग है, ये दोनों ही अलग है। एडवर्ड गार्डनर कुमाऊं का पहला कमिश्नर बन के आया था 3 मई 1815 को, और कर्नल गार्डनर इनका क्या था, सेनापति था, जिससे कुमाऊं अभियान के लिए अपॉइंट किया था बेटा किसने, अंग्रेजों ने, जब गोरखा इनकी संधि को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इसमें हमने देखा बेटा क्वेश्चन छपेगा कि हर्षदेव जोशी ने भी यहाँ किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का, और हर्षदेव जोशी की सहायता से ही कैप्टन हेयरसी से काशीपुर में ये क्या है, मुलाकात करवाते। देखो हर्षदेव जोशी ने अंग्रेजों का साथ दिया तथा ये जो फ्रेजर है, फ्रेजर के प्रयासों से हर्षदेव जोशी की मीटिंग करा दी गई थी, किससे, कैप्टन हेयरसी से। और हर्षदेव जोशी को आप जानते हैं कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, चाणक्य। जिस तरह से भारतीय इतिहास में यदि आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है चाणक्य ने गणानंद के दरबार से, ये जो चाणक्य थे, ये जो कौटिल्य थे, इनको बेइज्जत करके भगा दिया गया था गणानंद के द्वारा। तो इस तरह से चाणक्य ने, जब वो आपका तक्षशिला वाले एरिया से आगे बढ़ेगा तो राजकिलम खेल खेलते हुए देखा था, ये जो 10-12 बच्चे थे, राजकिलम खेल क्या था कि किसी एक बच्चे को वहां पर जो है न्यायाधीश के रूप में सामने बैठना था और फिर 10 बच्चों को बताना था कि किसका किसमें क्या गलती, किस तरह की सजा दिया जाए, ये राजकिलम खेल था। और उसको ये जो गणानंद के द्वारा भगाया गया चाणक्य या कौटिल्य था वो देख रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब छोटा सा बच्चा था तो उसका जो नियम या निर्णय लेने का तर्क शक्ति देखकर जो है किससे प्रभावित हो गया था, कौन, कौटिल्य या चाणक्य। और तभी इसको जो है तक्षशिला ले जाकर उसने जो है अगला या गुप्त साम्राज्य का जो है शासक नियुक्त किया था, मौर्य साम्राज्य का, सॉरी, है ना। तो इसी तरह से चाणक्य का मतलब क्या है, चाणक्य ऐसे लोग होते हैं जो क्या है, फ्लेक्सिबल होते हैं। इसीलिए कुमाऊं में मोहन चंद से लेकर और आपका लास्ट महेंद्र चंद तक जितने भी राजा रहे, वहां पर जो है इन राजाओं के साथ, इन राजाओं से अपने संबंध, या यहाँ पर गढ़वाल से भी ये राजाओं को लेकर जाएगा, पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो हर्षदेव जोशी है ना, ये इसके बाद भी, गोरखाओं के बाद भी ये अंग्रेजों से मिला और फिर गोरखाओं की सत्ता को कुमाऊं से हटाने में इसने योगदान दिया, कुमाऊं का चाणक्य। कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सेना को बेटा कितने पार्ट में बांटा, 2 भागों में। जैसे भारत से इन्होंने हटाने का प्लान किया, वैसे ही कुमाऊं से भी सत्ता को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सेना को 2 अलग अलग भागों में बांटा। पहली सेना बेटा जो नियुक्त की गई है कर्नल, अंग्रेज सेना कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में नियुक्त की गई, जो आपका उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश से काशीपुर से ढिकुली, ढिकुली आपका नैनीताल में बेटा, और ढिकुली जो है ढिकाला नहीं है, ढिकुली है, और ये कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी रहा है। ये जो कत्यूरी राजवंश था बेटा आपका, उत्तराखंड ग्रुप सी 2-3 बार इस ढिकुली को पूछा है, कत्यूरियों की क्या थी, शीतकाल का कैपिटल था। यहाँ से आगे जाएगी सेना कोटगढ़ी, फिर जाएगी कटारमल, फिर जाएगी ताड़ी खेत, और अंत में किसको जीतने का प्लान था, लाल मंडी को। ये बेटा कुमाऊं में पहले जो कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में जाएंगे, इस तरह से अल्मोड़ा पहुंचेंगे। दूसरी सेना जो थी वो कैप्टन हेयरसी के नेतृत्व में बनाई गई थी। कैप्टन हेयरसी को सहायता दिया था हर्षदेव जोशी, है ना। और हर्षदेव जोशी ने, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने चंपावत वाले एरिया से प्लान किया था कि हम चंपावत से आगे बढ़ेंगे और फिर एक तरफ से अल्मोड़ा तक इनकी सेना क्या है, आक्रमण करेगी। तो इस तरह से कुमाऊं को जीतने का प्रयास करेगी कौन, ब्रिटिश सेना। और इस वाले को कल हम कंटिन्यू कराएंगे, आधुनिक उत्तराखंड वाले सीरीज में, हिस्ट्री का जो सीरीज होगा कल, इसको आप आगे देखेंगे, इससे आगे। और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है हमारा ये जो कुमाऊं वाला एरिया है, किस तरह से जो है ये जो उत्तराखंड वाला पार्ट है बेटा हमारा, किस तरह से यहाँ जो है अंग्रेज सत्ता फाइनली आएगी, यहाँ पर वो 24 कमिश्नर कैसे शासन करेंगे, कौन कौन सी नीतियां रहेगी, किस कमिश्नर को कैसे पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि पहला कुमाऊं कमिश्नर ही बन जाएगा यहाँ पर, हालांकि कुमाऊं जनपद ये कहेंगे इसको। सेकंड आपका क्या है, ब्रिटिश गढ़वाल ये बन जाएगा। और तीसरा क्या है, टिहरी रियासत। अभी आगे पढ़ेंगे कि जैसे ही कुमाऊं को गोरखा अंग्रेज जीतेगा, वैसे ही वो संगोली की संधि कराएगा, और संगोली की संधि के उपरांत उत्तराखंड के कितने भाग कर देगा अंग्रेज, तो 3, एक कुमाऊं क्षेत्र, दूसरा
गढ़वाल या ब्रिटिश गढ़वाल या गढ़वाल तहसील, और तीसरा क्या, टिहरी रियासत। अलग अलग जगहों को हम जानेंगे कि कैसे जो है यहाँ पर शासन इन्होंने स्थापित किया। चलिए कंटिन्यू करेंगे हम अपनी इस सीरीज को। मॉडर्न इंडिया का लास्ट जितने भी वन आंदोलन है, जितने भी आपके स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है ना, जितने भी आपके इसमें आप पढ़ेंगे भूमि बंदोबस्त है, जितना भी आपका जो है सिंचाई के संबंधित जो फैक्ट है ना, चाय की खेती है, आलू की खेती है, अनेक फसलें, अनेक बाग बगीचे अंग्रेजों द्वारा लगाए जाएंगे। 23 आप अंग्रेज कमिश्नर पढ़ेंगे, 24वें उत्तराखंड या इस क्षेत्र के केएल मेहता को, ये सारा के सारा इस यूनिट में आना है। तो बने रहे आप हमारे संगम दक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।